दोस्तों इस वीडियो में हम पढ़ेंगे गुप्त वंश का राजनीतिक इतिहास, चंद्रगुप्त, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त प्रथम, कुमारगुप्त, स्कंदगुप्त, हूल आक्रमण एवं उसका प्रभाव और गुप्त साम्राज्य के पतन के कारण। इसके पहले के जो 5 चैप्टर है हमने 5 वीडियो में कवर कर लिए हैं। अब हम छठवें चैप्टर को दोहराने जा रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ से हमारा गुप्त एवं गुप्तोत्तर काल स्टार्ट होता है। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किन गुप्त शासकों ने धनुर्धर प्रकार के सिक्के जारी किए हैं? तो इसमें समुद्रगुप्त, कुमारगुप्त, चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, इन सभी ने धनुर्धर प्रकार के सिक्के जो हैं वो जारी किए थे। इसके बाद नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, इनको मिलाना है सूची से। तो नन्नुक का चंदेल हो जाएगा, गोविंद का राष्ट्रकूट हो जाएगा, महेंद्र पाल का गुर्जर प्रतिहार हो जाएगा और वाकपति राज का परमार हो जाएगा। इसमें हमें देखना होगा गोविंद का राष्ट्रकूट यानी डी का पहला इन दोनों में है। उसके बाद वाकपति राज का परमार यानी सी का तीसरा, सी का चौथा दिया है, तो ये रहा सी वाला सही है। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा राजवंश अपनी उत्पत्ति असुर नरक से जोड़ते हैं? तो ये हैं असम के वर्मन जो है वो अपनी उत्पत्ति असुर नरक से जोड़ते हैं। तीसरे का देखिए यहाँ पे डी, केवल डी। इसके बाद नेक्स्ट हमारा राज पदाधिकारियों के लिए 2 पद सचिव और मंत्री का उल्लेख किस काल के अभिलेखों में हुआ है? तो गुप्त काल के अभिलेखों में हुआ है। जैसे समुद्रगुप्त का जो दरबारी कवि हरिशरण था वह 3 पदों पर था, जैसे संधि विग्राहिक, कुमारामात्य और एक महादंड नायक के पद पर था। इसके बाद हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। वेन-सांग का भारत यात्रा का उद्देश्य क्या था? तो वह बुद्ध से संबंधित स्थलों पर जाना चाहता था। इसके बाद नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, हर्षचरित के किस अध्याय में विंध्य के जंगलों में रहने वाले विभिन्न दार्शनिक संप्रदायों का वर्णन है? तो अध्याय 4 में। हर्षचरित में 8 अध्याय हैं जो बाणभट्ट द्वारा रचित हैं। पहले इनके हर्षचरित के 8 अध्याय को उच्छ्वास बोलते हैं। तो पहले 3 उच्छ्वास में बाणभट्ट की जीवनी है। उसके बाद चौथे अध्याय में हर्ष का बचपन और राजश्री का विवाह का वर्णन है। 5वें में प्रभाकर वर्धन की मृत्यु का वर्णन है। 6वें उच्छ्वास में राजवर्धन की मृत्यु का और 7वें में हर्ष की दिग्विजय यात्रा का और 8वें में उच्छ्वास में राजश्री की खोज का वर्णन है। तो इसमें विंध्य के जंगलों में रहने वाले विभिन्न धार्मिक संप्रदाय का वर्णन अध्याय 8 में, क्योंकि राजश्री की खोज विंध्य के जंगलों में की गई थी। तो उसके बाद यहाँ पे डी वाला सही है। इसमें गुप्तों ने किस क्षेत्र से लौह अयस्क प्राप्त किया था? तो मध्य भारत से प्राप्त किया था। इसके बाद है कि हर्षवर्धन की बहन राजश्री कैद से बचने के लिए किस क्षेत्र में प्रवेश किया था? तो विंध्य के वन में। यही 8वें में विंध्य के वन का वर्णन है, सी। इसके बाद निम्नलिखित में किस राजा की मृत्यु युद्ध के दौरान हुई थी? तो यशोवर्मन की मृत्यु युद्ध के दौरान हुई थी, कन्नौज के शासक यशोवर्मन की। परमार्थ किस काल के बौद्ध विद्वान थे? परमार्थ उज्जैन के रहने वाले थे, वह गुप्त काल के बौद्ध विद्वान थे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, गुप्तकालीन बोअर पांडुलिपि संबंधित है? तो बोअर पांडुलिपि जो है वो आयुर्वेद से संबंधित है। गुर्जर प्रतिहार राजवंश में प्रथम पुरुष हरिश्चंद्र का उल्लेख किस अभिलेख में किया गया है? तो बाउक का जोधपुर अभिलेख जो है उसमें हरिश्चंद्र का उल्लेख किया गया है, बी यानी कि बाउक का जोधपुर अभिलेख। नेक्स्ट है, पाल शासक रामपाल का ऐतिहासिक जीवन वृत्तांत रामचरित संध्याकर नंदिन के द्वारा रचित है, बी। इसके बाद पूर्वी भारत में विक्रमशिला महाविहार बौद्ध धर्म के किस संप्रदाय का केंद्र था? तो विक्रमशिला महाविहार जो था वो वज्रयान का केंद्र था, वी से विक्रम, वी से वज्रयान। इसके बाद है, किस गुप्त शासकों ने सिक्कों पर चामधारणी अंकन है? तो समुद्रगुप्त और कुमारगुप्त प्रथम, ये दोनों जो हैं इनके पे चामधारणी का अंकन है। नेक्स्ट हमारा हर्षचरित अध्यायों में विभक्त है, इन्हें कहा जाता है उच्छ्वास। फिर से बता देते हैं, हर्षचरित के 8 उच्छ्वास हैं, मतलब 8 अध्याय हैं, उन्हें उच्छ्वास कहते हैं। पहले 3 में बाण की जीवनी है, चौथे में हर्ष का जीवन और राजश्री का विवाह है। उसके बाद 5वें में प्रभाकर वर्धन की मृत्यु है, 6वें में राजवर्धन की मृत्यु है। उसके बाद 7वें में हर्ष की दिग्विजय यात्रा है और 8वें में राजश्री की खोज होती है। राजश्री जो है वो विंध्य के वन में उनका खोज होता है। इसके बाद प्राचीन काल में नालंदा महाविहार के कुलपति शीलभद्र थे। ये क्वेश्चन कई बार आता है कि प्राचीन काल में, गुप्त काल में नालंदा विहार के कुलपति कौन थे? स्वप्नवास पदत्तम के पुस्तक के रचयिता थे भास। इसके बाद है, किस प्रतिहार शासक के शासनकाल में कुवलयमाला की रचना की गई? तो उद्योतन श्री ने रचना की है वत्सराज के शासनकाल में, सी। इसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा,
इन मध्यकालीन राज्यों में किसके अधीन प्रांतों को भुक्ति प्रदेश और भोग में विभाजित किया जाता था? गुप्त काल में ये भुक्ति प्रदेश और भोग में विभाजित किया था। भुक्ति के उसको ऊपरी कहा जाता था। नीचे दो कथन दिए गए हैं। पुलकेशन द्वितीय ने हर्षवर्धन को हराया, ये सत्य कथन है। वह उत्तरी भारत में अपने राज्य का विस्तार करना चाहता था, यह कथन असत्य है। इसके बाद सुमेलित करना है। तो देखिए, दंड पाशिक, दंड कौन देता है? पुलिस देता है। इसके बाद महाप्रतिहार, राज प्रसाद सुरक्षा अधिकारी। महाछपटलिक यानी कि भू राजस्व का अधिकारी। और महाबलाधिकृत यानी सेना का अध्यक्ष। इसमें देखिए, दंड पाशिक यानी पुलिस का, दंड देता है पुलिस। महाप्रतिहार यानी राजमहल के रक्षकों का प्रधान। अब महाछपटलिक यानी आय व्यय का लेखा जोखा वाले यानी राजस्व का अधिकारी। अब महाबलाधिकृत यानी सेना का सर्वोच्च। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हर्ष के शासनकाल में स्थापित नाम का अधिकारी था, निवास के कर्मचारियों का निरीक्षक था स्थापित। इसके बाद है, निम्नलिखित किस अभिलेख में गुप्त वंश के शासक रामगुप्त का नाम आता है? तो अमोघ वर्ष का संजन ताम्रपत्र लेख जो है, इसमें गुप्त शासक रामगुप्त का नाम आता है। इसके बाद है कि किसने गुप्तों को पतलून पहनना किससे गुप्तों ने पतलून? तो कुषाणों से गुप्तों ने पतलून पहनना सीखा। ये यूपीटीजीटी में आया हुआ क्वेश्चन है। प्रभाकर वर्धन की पत्नी उसकी मृत्यु के बाद किस नदी के किनारे अपना आत्मदाह किया था? तो सरस्वती नदी के किनारे आत्मदाह किया था। नेक्स्ट है देवीचंद्र गुप्तम विशाख दत्त। विशाख दत्त की एक और रचना है, उसका नाम है मुद्रा राक्षस। इसमें नहीं दिया है, लेकिन मुद्रा राक्षस है कि उसमें उन्होंने चंद्रगुप्त को वृषल कुल का बताया है। इसमें वेनसांग जब अपने देश वापस जा रहा था, तब किस सीमांत तक उसका मार्गरक्षक का कार्य किसको दिया गया था? तो ये उदिता को दिया गया था। इसके बाद उसको मिलाना है। देखिए, उदयगिरी सांची शिलालेख, उदयगिरी गुफा लेख, बिलसत अभिलेख, सामंत चिन्ह। बिलसत अभिलेख जो है वह उत्तर प्रदेश के एटा जिले में स्थित है और यह कुमारगुप्त प्रथम से संबंधित है। तो ये सुमेलित नहीं है, मिलाना नहीं था, ये सुमेलित नहीं है बिलसत अभिलेख। तो डी यहाँ पे हो जाएगा। नाम लिंगानुशासन, इसको अमरकोश भी कहते हैं। इस ग्रंथ के लेखक अमर सिंह हैं। इसके बाद है सूची 1 से सूची 2 को मिलाना है। अब यहाँ पे देखिए, समुद्रगुप्त का दत्ता देवी, चंद्रगुप्त द्वितीय कुबेर नागा, चंद्रगुप्त प्रथम कुमार देवी, कुमारगुप्त अनंत देवी। देखिए, डी का चौथा और बी का दूसरा, बी का पहला दत्ता देवी, बी का पहला और डी का चौथा, इसमें होगा वही आंसर होगा। डी का चौथा, बी का पहला, यानी सी आंसर है। अब यहाँ से स्टार्ट है दूसरा, चंद्रगुप्त प्रथम। किस गुप्त सम्राट को महाराजा धिराज की उपाधि के रूप में वर्णित किया जाता है? तो चंद्रगुप्त प्रथम को ही किया जाता है। इसके बाद यहाँ पे देखिए, इसको महाराजा धिराज की उपाधि धारण की। इसके बाद है, भारत में प्राचीनतम ऐतिहासिक खगोलविद कौन है? तो आर्यभट्ट। 5वीं शताब्दी पर उन्होंने बताया कि पृथ्वी गोल है और अपनी धुरी पर चक्कर लगाती है। गुप्त शासन के संबंधी कौन सा अधिकारी भूमि संबंधी दस्तावेजों को सुरक्षित रूप में रखता था? तो कर्लिक था वो, कर्लिक। इसके बाद गुप्त युग के बाद विदेशी व्यापार, इनमें से कौन सा किसी भी तरह का परिणाम नहीं डालता है? तो इसमें है, श्रेणियां अपना महत्व खो चुकी थी, सामान्य उपयोग के लिए सिक्कों का भाव, देश के कोने में दूसरे कोने में दस्तकार और व्यापारियों को जाने में गतिहीनता, कई दस्तकारियां पूरी तरह से विनष्ट हो चुकी थी। ये कथन गलत है, दस्तकारियां पूरी तरह से विनष्ट नहीं हुई थी। तो इसमें डी है जो कोई परिणाम नहीं डालता है। इसके बाद गुप्त काल में पूर्वी भारत से होने वाले समुद्री व्यवहार का सबसे बड़ा केंद्र कौन था? ताम्रलिप्ति। ताम्रलिप्ति बंदरगाह तो गुप्त काल में सबसे बड़ा केंद्र था। कावेरीपत्तनम जो है वो दक्षिण भारत का था। इसके बाद गुप्त काल में विष्टि शब्द का प्रयोग होता था बेगार शब्द के लिए। हिरण्यसा कृषि करता, हिरण्यकर। उद्रंग भी कृषि करता और हिरण्यकर भी कृषि करता। किस गुप्त राजा को देवगुप्त भी कहा जाता है? देवगुप्त कहा जाता है चंद्रगुप्त प्रथम को। चंद्रगुप्त द्वितीय को देवगुप्त कहा जाता है। चंद्रगुप्त द्वितीय को देवगुप्त, देवराज, देवश्री। उसके बाद समुद्रगुप्त को कवि, विद्या का संरक्षक, कविराज। कुमारगुप्त को नालंदा की स्थापना, इनके सिक्कों पर अश्वमेध का साक्ष्य मिलता है। इसके बाद नेक्स्ट हमारा गुप्तकालीन सिक्कों का सबसे बड़ा कोष कहाँ मिलता है? बयाना मिलता है। बयाना में कुमारगुप्त प्रथम तक के सिक्कों का साक्ष्य मिलता है। इसके बाद गुप्त काल में सोने के सिक्के दिनार का नाम किस भाषा से लिया गया है? तो लैटिन भाषा से लिया गया है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा मंदिर खजुराहो में नहीं है? तो दशावतार मंदिर जो है उत्तर प्रदेश के देवगढ़ जिले में स्थित है।
गुप्त काल में भुक्ति का प्रशासक कौन था? उपरी, ये मैंने पहले ही बताया था। गुप्तकालीन सिक्कों पर संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। वे स्वर्ण और रजत के बने हैं, उन पर शासकों की तिथियों का अंकों में उपलब्ध है। नहीं, पहला कथन सही है, दूसरा गलत है। इसमें केवल एक होगा सही, केवल एक, यानी कि ए। इसके बाद है, इसको मिलाना है फिर से। तो देखिए, कुमारगुप्त प्रथम जो है वो बिलता तमिला लेख उत्तर प्रदेश के एटा जिले में स्थित है, और कुमारगुप्त द्वितीय जो है वो सारनाथ शिलालेख, प्रांतक द्वितीय जो है उत्तर मेरू और अगर प्रांतक प्रथम होता वो भी उत्तर मेरू शिलालेख होता। बुद्धगुप्त का एरड़ अभिलेख, एरड़ अभिलेख सती प्रथा का प्रमाण देता है। तो ये मिल गया ए, ये जो हमने मिला है ए का दूसरा, यानी कुमारगुप्त प्रथम का बिलता अभिलेख, दूसरा जिसमें पहला है तो वही सही है। इसके बाद यहाँ पे आइए, मुद्रा आचार्य किसने लिखा है? अभी मैंने बताया विशाख दत्त ने लिखा है, और देवी चंद्र गुप्तम भी विशाख दत्त ने ही लिखा है। यहाँ देखिए, मुद्रा आचार्य और देवी चंद्र गुप्तम नामक नाटकों की रचना संस्कृत भाषा में की। चंद्रमा पृथ्वी के चारों घूमता है, यह कथन किस विद्वान ने सिद्ध किया? तो यह कथन वराहमिहिर ने सिद्ध किया। गुप्त काल को क्लासिक युग कहते हैं क्योंकि कला और साहित्य में प्रगति के कारण कहते हैं। बी। इसके बाद नेक्स्ट हमारा, गुप्त काल में अजंता एलोरा की कौन सी गुफाएं निर्मित हुई थी? 16, 17 और 19 गुफाएं जो है वो गुप्त काल में निर्मित हुई थी। इसके बाद बयाना निधि में समावेश गुप्त शासकों के सिक्के चंद्रगुप्त प्रथम से स्कंदगुप्त तक पाए जाते हैं। बी। इसके बाद है, निम्नलिखित में किस क्षेत्र पर चंद्रगुप्त प्रथम का शासन नहीं रहा? तो वैशाली पे चंद्रगुप्त प्रथम का शासन नहीं था। किस काल के मंदिर की वास्तुकला में सर्वप्रथम गंगा यमुना की आकृतियां आती हैं? तो गुप्त काल के मंदिर की वास्तुकला में सर्वप्रथम गंगा यमुना की आकृतियां आती हैं। कौन गुप्त शासक नहीं था? तो देवगुप्त जो था वो गुप्त शासक नहीं था। रामगुप्त का तो अमोघ वर्ष के संजन ताम्रपद अभिलेख में मिलता है, चंद्रगुप्त का भी और समुद्रगुप्त का भी। तो गुप्त शासक नहीं था देवगुप्त प्रथम। डी। गुप्तकालीन दशावतार मंदिर उत्तर प्रदेश के देवगढ़ जिले में है। उत्तर प्रदेश के ललितपुर प्राचीन झांसी जिले में देवगढ़ नामक स्थान पे है। इसके बाद है, किस युग को क्लासिक युग? तो अभी हमने पढ़ा गुप्त काल को क्लासिकल युग कहा जाता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, गुप्त काल में भुक्ति क्या था? राज्य था। प्रथम शासक किसे माना जाता है गुप्त काल का? श्रीगुप्त को माना जाता है। सती प्रथा का उल्लेख एरड़ अभिलेख में मिलता है। गोपराज नामक सेनापति की पत्नी सती होने के कारण 510 ईस्वी का है एरड़ अभिलेख। गुप्त काल में पानपति को किस नाम से जाना जाता है? उपरीक महाराज। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मिलाना है। कुमारगुप्त प्रथम महादेवी अनंत देवी, चंद्रगुप्त प्रथम महादेवी कुमार देवी, चंद्रगुप्त द्वितीय कुबेर नागा। यहाँ नामा लिखा है, नागा होगा, यानी सी का पहला ए का तीसरा। तो देखिए, इसमें ए का तीसरा इसमें है, सी का पहला और बी का दूसरा है, तो सी वाला सही है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, समुद्रगुप्त पहली बार किसने अपनी मुद्राओं पर छंदोबद्ध मुद्रा उल्लेख कराया? तो छंदोबद्ध मुद्रा लेख उत्तीर्ण समुद्रगुप्त ने करवाया। बी। ताम्र की मुद्रा का प्रचलन किसने कराया गुप्त काल में? तो समुद्रगुप्त ने कराया। कवि, संगीतज्ञ, कविराज, कवियों का शासक, भारत का नेपोलियन, ये सब समुद्रगुप्त की उपाधि है। भारत का नेपोलियन बी ए स्मिथ ने कहा। गुप्त अवधि में मुद्रा शास्त्रीय ज्ञान के अनुसार निम्नलिखित किस शासक को कुछ सोने के सिक्कों पर वीणा बजाते हुए दर्शाया गया है? तो वीणा बजाते हुए समुद्रगुप्त को ही दर्शाया गया है। किसका उल्लेख प्रयाग प्रशस्ति में नहीं है? चंद्रगुप्त प्रथम ने समुद्रगुप्त को अपना उत्तराधिकारी नामित नहीं किया गया था। यही कथन जो है यह प्रयाग प्रशस्ति में नहीं लिखा हुआ है। इसके रचनाकार हरिशेन है। हरिशेन जो है वह 3 पदों पर थे, कुमारामात्य, महादंडपाशी और संधि विग्राही। समुद्रगुप्त का समकालीन राजा मेघवर्ण था। डी, यानी कि मेघवर्ण। प्रयाग प्रशस्ति के अनुसार गुप्त शासक के समूह में सीमावर्ती राजाओं के साथ किस प्रकार संबंध थे? सर्वकरदान, आज्ञाकरण, प्राणम, आगमन, उपरोक्त सभी। तो ये उपरोक्त सभी, यानी कि सभी प्रकार के संबंध थे। यहाँ पे देखिए डी। इसके बाद इलाहाबाद के शिलालेख में समूह की प्रशस्ति है, प्रयाग प्रशस्ति। इसके रचनाकार हरिशेन है। हरिशेन 3 पदों पर थे, कुमारामात्य, महादंडपाशी, संधि विग्राही। संधि विग्राही यानी शांति और स्थापित करने वाला। इसके बाद है, सूची का मिलान करना है। तो प्रयाग शिलालेख का समुद्रगुप्त हो जाएगा, बिलतद कुमारगुप्त से हो जाएगा, भीतरी स्कंदगुप्त से हो जाएगा, मेहरल्लू चंद्रगुप्त द्वितीय से हो जाएगा। इसके बाद है, किस मंदिर को गुप्त मंदिर वास्तुकला के पद्धति उदाहरण? तो देवगढ़ का दशावतार मंदिर जो है उत्तर प्रदेश के ललितपुर यानी प्राचीन झांसी, यह गुप्त मंदिर का वास्तुकला का उदाहरण है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, इलाहाबाद स्तंभ में उल्लिखित समुद्र द्वारा विजित दक्षिणापथ के राज्यों को क्रमानुसार करना है। तो इसमें देखिए, देवराज, पिष्टपुर, वेंगी, कांची। तो इसमें
ACBD होना चाहिए, ACBD यानी कि बी वाला, सी वाला सही है, CBDA यानी कि पहले पृष्ठपुर है, फिर उसके बाद कांची है, फिर उसके बाद वेंगी है, फिर देवराज है। तो ये क्वेश्चन हमारा भूल गया था। समुद्र के शासन काल में कांची का शासक कौन था? विष्णुगुप्त था कांची का शासन। उग्रसेन पालक का शासन था। हस्तिवर्मन का ह से ही कुछ नाम अभी याद नहीं आ रहा है। विष्णुगुप्त कांची का शासक था। ए देखिए यहाँ दिया होगा, अगर दिया होगा तो नहीं दिया है। समुद्रगुप्त के संबंध में निम्न कौन सा कथन सही है? समुद्रगुप्त एक विजेता था, कवि, संगीतकार था, ये कथन सही है। उसे लिच्छवी दोहित्र कहा जाता था, ये भी सही है। उसने पश्चिमी क्षत्रपों के सिक्कों की नकल की, नहीं उसने नकल नहीं की थी। उसके बाद है इलाहाबाद के स्तंभ में अभिलेख में उसने अश्वमेध का उल्लेख नहीं है, तो है उल्लेख। तो यहाँ पे सी वाला कथन जो है वो गलत है और डी वाला भी गलत होगा। तो इसमें देखिए 1, 2 और 4 मतलब कौन से कथन सही है? तो 1, 2, 4 यानी कि सी वाला कथन जो है वही नहीं सही है। तो अश्वमेध का उल्लेख है, तो ए, बी और डी होगा, सी नहीं होगा। तो इसमें सी यानी कि 1, 2, 3, 4। अब इसमें हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चौथी शादी के पूर्व साम्राज्यिक शासक कौन था? तो समुद्रगुप्त था। निम्नलिखित किस गुप्त अभिलेख में चंद्रगुप्त द्वितीय राजा धीराज के रूप में वर्णित है? माने ये उपाधि के रूप में वर्णित है, राजा धीराजर्षि। तो चंद्रगुप्त द्वितीय का उदयगिरि गुहा अभिलेख जो है उसी में उसको राजा धीराजर्षि के रूप में वर्णित है। चंद्रगुप्त द्वितीय का नाम देवगुप्त भी था, और इसमें देखिए भी दिया हुआ देवराज, देवगुप्त, विक्रमांक, विक्रमादित्य, परम भागवत, देवश्री आदि उपाधियां धारण की थी। फिर उसके बाद है छठी सदी के खगोल वारामिहिर किस देश से भाग से संबंधित हैं? तो पश्चिमी मालवा से संबंधित हैं। इसके बाद है कि समुद्र के विषय में निम्न कथनों की पुष्टि इलाहाबाद स्तंभ से होती है। शासक के लिए उसके पिता ने उसको नामांकित किया था, नहीं उसके ये तो नहीं होती है, ये पहला कथन नहीं है। वह कवि था, उसकी माता का नाम कुमारी देवी था, नहीं दत्ता देवी था, और उसने अश्वमेध यज्ञ का समाधान किया था। तो उस पे अश्वमेध यज्ञ का समाधान किया था नहीं होती है, लिखा है। तो डी इसमें है कि अश्वमेध यज्ञ का उल्लेख नहीं मिलता है। तो हमने पिछले क्वेश्चन में पढ़ा था यहाँ पे इलाहाबाद में उसे अश्वमेध का उल्लेख नहीं है, यानी ये कथन सत्य था। हाँ, तो ये इसमें क्या पूछा है? समुद्र के विषय में निम्नलिखित तथ्यों में से एक पुष्टि उसकी इलाहाबाद स्तंभ से नहीं होती है। तो अश्वमेध का संपादन किया था, इसकी नहीं होती है, तो यही हो जाएगा। यानी कि समुद्रगुप्त का जो प्रयाग प्रशस्ति है उसमें अश्वमेध यज्ञ के बारे में नहीं लिखा गया है। इसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को कहा जाता है। किसने समुद्र को भारत नेपोलियन कहा? वी.ए. स्मिथ ने कहा। स्कंदगुप्त के समय सौराष्ट्र का गुप्ता कौन था? तो पर्णदत्त था। इसके बाद गुप्त काल में किस धर्म का सबसे अधिक विकास हुआ था? पौराणिक धर्म का सबसे अधिक विकास हुआ था। समुद्र के प्रयाग प्रशस्ति पर किस मुगल शासक के लेख है? तो जहांगीर के लेख है, बी यानी कि जहांगीर। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इसमें मिलाना है। देखिए महापद्म नंद जो शूद्र था वो क्षत्रियों का विनाश किया था, तो उसको कहते हैं सर्व छत्रांतक। बिंदुसार को कहते हैं अमित्रघात। सातकर्णी को कहते हैं दक्षिणापति, और समुद्रगुप्त को सर्वराज्योच्छेदता कहते हैं क्योंकि उसने सभी राजाओं को जीत लिया था। इसके बाद है निम्न उपाधियों में कौन सी एक समुद्रगुप्त से संबंधित नहीं है? तो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य ये समुद्रगुप्त की उपाधि नहीं है, ये चंद्रगुप्त विक्रमादित्य यानी चंद्रगुप्त द्वितीय की उपाधि है। लिच्छवी दोहित्र, अश्वमेध पराक्रम, सर्वराज्योच्छेदता, ये अभी हमने ऊपर पढ़ा समुद्रगुप्त की उपाधि सर्वराज्योच्छेदता, तो ये तीनों हैं, डी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, गुप्त शासकों में किसे लिच्छवी दोहित्र कहा जाता है? तो अभी हमने पढ़ा समुद्रगुप्त को लिच्छवी दोहित्र कहा जाता है। नेक्स्ट हमारा आगे चंद्रगुप्त द्वितीय। इसके बाद निम्नलिखित वाकाटक शासकों में किसने चंद्रगुप्त द्वितीय की पुत्री प्रभावती गुप्ता से विवाह किया? तो वाकाटक के शासक पृथ्वीसेन द्वितीय ने, रुद्रसेन द्वितीय ने किया। इसके बाद नेक्स्ट है हमारा, बयाना मुद्रा निधान से किस गुप्त शासक की सर्वाधिक मुद्राएं प्राप्त होती है? तो कुमारगुप्त प्रथम की, चंद्रगुप्त द्वितीय की प्राप्त होती है बयान। चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य की, इसने परम भागवत, सहसांक एवं सकारी की उपाधियां धारण की थी। तो बयाना मुद्रा निधान से सबसे अधिक चंद्रगुप्त द्वितीय की किस शासन की? तो गुप्त शासक की, इसी चंद्रगुप्त द्वितीय की मुद्राएं प्राप्त होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे दो कथन गए हैं। फहियान चंद्रगुप्त द्वितीय के समय भारत आया था, उसने चंद्रगुप्त द्वितीय पर राजधानी पाटलिपुत्र का सर्वने वर्णन किया है। तो फहियान आया तो था लेकिन उसने शायद नाम नहीं लिया है, सी यानी कि समकालीन नरेशों का नाम उल्लेख नहीं किया है, वही जो मैंने कहा अभी
कि फयान आया तो था लेकिन उसने किसी भी राजा का नाम नहीं लिया है। उदयगिरी शिलालेख अंकित करवाया था तो उदयगिरी शिलालेख जो है सना कानिक ने करवाया था बी। इसके बाद है ये विदिशा के पास उदयगिरी 20 गुफाओं का निर्माण चंद्रगुप्त द्वितीय के काल में हुआ। चंद्रगुप्त द्वितीय के विदेश सचिव वीरसेन द्वारा निर्मित गुहा को तवा या गुहा कहा जाता है। यहाँ की केवल एक गुफा जैन धर्म से संबंधित है। चंद्रगुप्त द्वितीय के एक सामंत सनकानिक ने महाराज ने वराह गुफा का निर्माण करवाया। ये यहाँ की प्रसिद्ध गुफा है। नेक्स्ट चलते हैं, किसे देवराज देवगुप्त देवश्री की उपाधि दी तो चंद्रगुप्त द्वितीय को मिली थी ये उपाधि। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, निम्नलिखित किन राजवंशों के साथ गुप्त शासकों ने अपनी स्थिति व प्रतिष्ठा बढ़ाने के लिए वैवाहिक स्तंभ स्थापित किए हैं। तो देखिए इसमें वाकाटक से तो चंद्रगुप्त द्वितीय ने अपनी पुत्री का किया था रुद्रसेन द्वितीय से, कदम से किया था कुमार गुप्त प्रथम का, और नाग से कुबेर नागा यानी कि अपनी पत्नी से खुद विवाह किया था कुबेर नागा, और लिच्छवी से चंद्रगुप्त प्रथम ने किया था। यानी ये चारों जो हैं इन सभी से वैवाहिक स्तंभ स्थापित किए गए थे गुप्त शासकों द्वारा। तो यहाँ पे 1 2 3 4 ये सही होगा, डी यानी कि 1 2 3 4। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, गुप्त काल की मुद्राओं के विषय में कौन सा कथन असत्य है। तो स्वर्ण मुद्राओं को गुप्त अभिलेखों में दिनार कहा जाता था। तो यहाँ दिनार लैटिन भाषा से लिया गया है, गुप्त अभिलेखों में दिनार कहा जाता था। गुजरात विजय प्रांत गुप्त शासकों ने स्थानीय विनिमय में बड़ी संख्या में तांबे की मुद्रा जारी की, नहीं सोने की जारी करते थे। गुप्त शासकों पर युद्ध कलाओं और प्रति गूढ़ शासकों के अनुराग का चित्रण हुआ है, सत्य है। गुप्त मुद्राओं, तो देखिए बी वाला कथन यहाँ पे असत्य है। गुप्त स्वर्ण कुशाल स्वर्ण मुद्राओं ये तो हम पढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, फयान वेनतांग सिंह के विषय में कौन सा कथन सही नहीं है। अब देखिए हम इसको पढ़ते हैं चारों कथन की कौन सा सही नहीं है। तीनों ने अपने संस्मरण लिखे जिनका अंग्रेजी में अनुवाद हुआ, ये कथन सत्य है। तीनों भारत में अनेक वर्ष व्यतीत किए और यहाँ की भाषाएं सीखी, ये भी सत्य है। तीनों ने सारे देश का भ्रमण किया। उसके बाद है फयान व सिंह ने जिन राज्यों में भ्रमण किया उनके शासकों का उल्लेख नहीं किया है, किंतु वेनसांग ने हर्ष के समय में आया था तो पर्याप्त वर्णन किया है। तो इसमें गलत कथन ये, तीनों ने सारे देश का भ्रमण किया, तो उन्होंने सारे देश का भ्रमण नहीं किया था, केवल बुद्ध के स्थानों पे ही वे गए थे। तो यहाँ पे सी वाला कथन देखिए गलत है। निम्न फिर देखिए क्वेश्चन है, उन साहित्यिक स्रोतों को चिन्हित कीजिए जो रामगुप्त ध्रुव देवी कथा का उल्लेख करते हैं। तो देखिए इसमें मालती माधव में नहीं थे, बाकी काव्य मीमांसा हर्षचरित और देवी चंद्रगुप्तम में रामगुप्त की कथा का उल्लेख किया गया है। इसके अतिरिक्त नाट्य दर्पण और काव्य मीमांसा में भी किया गया है, तो मालती माधव में नहीं किया गया है। तो इसमें पूछा क्या है, करते हैं, तो 1 3 2 यानी 1 2 3 बी वाला इसमें सही होगा, बी वाला सही है। यहाँ पे दिया हुआ है कि बार व्रत की हर्षचरित, राजतेघर की काव्य मीमांसा, भोज के सिंगार प्रकाश व अबुल हसन के मुजम्मत उद तवारीख में मिलता है। मुंडी सिर वाली मूर्ति गुप्तकालीन बुद्ध मूर्ति कहाँ से प्राप्त होती है, तो मानकुवर प्रयागराज से प्राप्त होती है। कौन सा कथन सही नहीं है, प्राचीन भारतीय सिक्कों में सर्वाधिक कुशाल काल के हैं। भारत में प्राचीनतम सिक्कों में कुछ ही चिन्ह मिलते हैं। गुप्त शासन में चांदी के सिक्के बड़ी संख्या में जारी किए गए हैं। उत्तर मौर्यकालीन सिक्के लेड ग्रेफाइट प्रोटीन तांबा कांस्य चांदी सोने के बने हैं। इसमें देखिए इसमें मुझे डाउट है सी वाले कथन में कि चांदी के सिक्के बड़ी मात्रा में जारी किए गए हैं। ये देखिए सी वाला ही सही नहीं है, क्योंकि सोने के सिक्के जारी किए गए थे ज़्यादातर। कालिदास के संस्कृत नाटकों में स्त्री और शूद्र का किस भाषा में बोलते हैं, तो कालिदास के नाटकों में स्त्री और शूद्र को प्राकृत भाषा में बोला गया है, जबकि उच्चकुल वाले को संस्कृत भाषा में बोलते हुए दिखाया गया है। सी यानी कि प्राकृत भाषा में। प्रभावती गुप्ता वाकाटक वंश की शासिका थी। अश्वमेध प्रकार के सिक्के किसके द्वारा प्रचलित किए गए हैं, तो अश्वमेध यज्ञ समुद्रगुप्त ने करवाया था और कुमारगुप्त प्रथम ने करवाया था, तो इन दोनों के द्वारा डी। नेक्स्ट हमारा, ग्वालियर के किसके निकट बाघ की गुफाएं निम्नलिखित में से किस युग की चित्रकला का प्रतिनिधित्व करती हैं, तो ग्वालियर के निकट बाघ की गुफाएं गुप्त युग का ही प्रतिनिधित्व करती हैं। कालिदास ने किस ग्रंथ की रचना की, अज्ञान शाकुंतलम कालिदास। इसके बाद स्वप्नवाद प्रदत्ता जो है भास, और सौदरानंद जो है उसके हैं अश्वघोष है, शायद सौदरानंद के लिखा है, सौदरानंद इतना अश्वघोष ने किए। और पुत्र पातु 10 गीतों का संग्रह है। प्राकृत प्रकाश के लेखक वररुचि हैं। वररुचि जो थे विक्रमादित्य के नवरत्नों में से एक थे। इसके बाद आइए, गुप्त शासकों में सबसे किसने रजत मुद्रा जारी की, तो कुशाणों ने की करवाई होंगी, रामगुप्त ने तो करवाई है। बी चंद्रगुप्त द्वितीय ने करवाई है। ये क्वेश्चन मेरा रिवीजन की वजह से सही होना चाहिए। रजत मुद्राएं जारी कराई सबसे पहले चंद्रगुप्त द्वितीय ने कराई। दरबार के नवरत्नों का संबंध किससे था, तो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के दरबार में नवरत्न थे।
यहाँ देखिए धन्वंतरी, छपड़क, अमर सिंह, शंकु, बेताल भट्ट, घटपर्रक, वरामिहिर, वररुचि। तो धन्वंतरी, वररुचि, अमर सिंह, शंकु, बेताल भट्ट ये सब याद होने चाहिए। इसमें शंकु और छपड़क का नाम ऐसा है कि भूल जाता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है प्रयाग प्रशस्ति के लेखक हरिश्चंद्र निम्नलिखित में किन पदों पर आसीन था? तो महादंडनायक पे था, कुमारामात्य पे था, संधि विग्राहिक पे था। पहले पे नहीं था, यानी 2, 3, 4, 2, 3 और 4 सी वाला सही है। इसके बाद गुजरात के शक क्षत्रप राजवंश पर गुप्त सम्राट का चंद्रगुप्त द्वितीय की सबसे बड़ी विफलता थी। इससे भूमध्य सागर भारतीय में गुप्तों का प्रवेश। ए और आर दोनों सही हैं और सही व्याख्या है ए यानी कि ए आर दोनों सही हैं और दोनों की सही व्याख्या है। भीनमाल किस खगोलविद के जन्म स्थान के रूप में आना आता है? तो भीनमाल जो है वो ब्रह्मगुप्त के नाम पे आता है। ब्रह्मगुप्त ने न्यूटन से पहले बता दिया था कि पृथ्वी में गुरुत्वाकर्षण बल होता है। निम्नलिखित में से किस ग्रंथ में रामदूत की कथा का फिर देख के क्वेश्चन आ गया? तो हर्षचरित, नाट्य दर्पण और मजमत उल तारिक में है, मुद्रा अचस में नहीं है, उधर मालती माधव में नहीं था। तो देखिए बी यानी कि मुद्रा अचस में नहीं है और हर्षचरित, नाट्य दर्पण और मजमत उल तारिक में है। इसके बाद उदगुप्त वाकाटक रानी का नाम उल्लेख की जिसने अनुदान स्वरूप भूमि दी। तो वाकाटक रानी कौन थी? उसके चंद्रगुप्त द्वितीय की बेटी प्रभावती गुप्ता। विक्रमादित्य की उपाधि चंद्रगुप्त द्वितीय ने धारण की। फयान किसके शासनकाल में आया? चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में आया। फयान की रचना का नाम फ्योकी। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य ने किसी एक राजवंश से वैवाहिक स्तंभ नहीं स्थापित किया है? तो देखिए नागवंश में किया था, वाकाटक वंश में किया था, कदम राजवंश में किया था। चंद्रगुप्त द्वितीय ने लिच्छवी राजवंश में नहीं किया था, चंद्रगुप्त प्रथम ने लिच्छवी राजवंश में किया था वैवाहिक स्तंभ स्थापित। तो यहाँ पे डी वाला जो है वही सही है। इसके बाद गुप्त संवत 319 किसको दिया जाता है? श्रीगुप्त को दिया जाता है। नहीं, गुप्त संवत पूछा है तो चंद्रगुप्त द्वितीय है, क्योंकि श्रीगुप्त तो गुप्त काल का पहला राजा था। तो चंद्रगुप्त प्रथम है, चंद्रगुप्त द्वितीय नहीं, चंद्रगुप्त प्रथम है। नेक्स्ट हमारा चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य की उपाधि कब धारण की? तो शकों के उन्मूलन के बाद चंद्रगुप्त द्वितीय ने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की। महरौली का स्तंभ चंद्रगुप्त द्वितीय से संबंधित है। इसके बाद है चंद्रगुप्त विक्रमादित्य 9 रत्नों में शामिल नहीं था। चलिए देखते हैं। अमर सिंह तो थे, छपड़क भी थे, बेताल भट्ट भी था, नागार्जुन नहीं था। डी यानी कि नागार्जुन। फिर से हम पढ़ लेते हैं। कालिदास, धन्वंतरी, छपड़क, अमर सिंह, शंकु, बेताल भट्ट, घटपर्रक, वरामिहिर, वररुचि। कालिदास, धन्वंतरी, छपड़क, अमर सिंह, शंकु, बेताल भट्ट, घटपर्रक, वरामिहिर, वररुचि। चंद्रगुप्त द्वितीय ने अपनी पुत्री प्रभावती गुप्ता का विवाह किस राजवंश के राजा के साथ किया? तो वाकाटक के रुद्रसेन द्वितीय से किया था। गुप्त शासकों में परम भागवत की उपाधि धारण करने वाला प्रथम कौन था? तो प्रथम था चंद्रगुप्त द्वितीय। चंद्रगुप्त द्वितीय के अन्य नाम हैं देवगुप्त या देवश्री, महाराजा धीराज। चंद्रगुप्त के पश्चात यहाँ पे अब आइए। नेक्स्ट हमारा ये विक्रमादित्य, परम भागवत, उसकी पवित्र उपाधियां थी चंद्रगुप्त द्वितीय की। गुप्त शासकों द्वारा क्षत्रप राज की विजय के सिक्कों का भार था 32 ग्रेन था। बी यानी कि 32 ग्रेन। इसके बाद आइए चंद्रगुप्त द्वितीय के समय पाशुपतों का एक प्रबल केंद्र था, वो मथुरा में था। पाशुपतों का प्रबल केंद्र, पाशुपत यानी शैव संप्रदाय के समर्थक, मथुरा में। इसके बाद है फयान की यात्रा का विवरण मिलता है फ्यूकी से। फ से फयान, फ से फ्योकी, सी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन प्रभावती गुप्ता की माता थी? तो प्रभावती गुप्ता ना कुबेर नागा थी, बी। नेक्स्ट है कौन गुप्त संवत के समय 56वें वर्ष में सिंहासनारूढ़ हुआ? तो चंद्रगुप्त द्वितीय जो है वह गुप्त संवत के 56वें वर्ष में, यानी 56 वर्ष तक इसका शासन था। इसके बाद नेक्स्ट हमारा गुप्त संवत 61 मथुरा स्तंभ किस स्तंभ लेख संबंधित है? चंद्रगुप्त द्वितीय से संबंधित है। अब हम आ गए कुमारगुप्त पे। गुप्त वंश के किस राजा को नालंदा विश्वविद्यालय का निर्माता माना गया? तो कुमारगुप्त प्रथम ने नालंदा विश्वविद्यालय का निर्माण करवाया था। मंदसौर प्रशस्ति में किस शासक से संबंधित है? तो मंदसौर प्रशस्ति जो है वह वत्स भट्टी के द्वारा रचना किया गया है, कुमारगुप्त से संबंधित है। इसके बाद है कुमारगुप्त के समय एक लेख मालव संवत 400, उसमें किस संरक्षक कौन सा है? तो 436 है, बी। इसके बाद है पटवाय श्रेणी का उल्लेख किया गया है, तो कुमारगुप्त के प्रथम मंदसौर अभिलेख में किया गया है। इसी में तंतुआय श्रेणी का भी उल्लेख किया गया है, ए। इसके बाद होड़ों का आक्रमण वर्णित है, तो होड़ों का आक्रमण भीतरी में है जो स्कंदगुप्त से संबंधित है, और स्कंदगुप्त ने होड़ों का उन्मूलन किया था, तो भीतरी अभिलेख में होड़ों का आक्रमण वर्णित है।
यहाँ पे देखिए ए होगा। इसके बाद है कौन गुप्त शासक ने अश्वमेध यज्ञ संपादित कराया? तो कुमारगुप्त ने तो करवाया ही था, समुद्रगुप्त ने भी करवाया, तो इसमें सी सही होगा। इसके बाद है कुमारगुप्त प्रथम द्वारा नए प्रकार के सिक्के जारी किए गए हैं, तो इसमें सभी प्रकार के सिक्के उसने जारी किए हैं, डी। इसके बाद है कुमारगुप्त प्रथम ने मंदसौर में वर्णित श्रेणी संगठन तंतुवाय श्रेणी, अभी मैंने बताया, तंतुवाय श्रेणी का उल्लेख किया है और पट्टवाय श्रेणी का उल्लेख किया इधर कुमारगुप्त प्रथम ने मंदसौर अभिलेख में। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कुमारगुप्त प्रथम के काल में लाट से 10 आने वाली श्रेणी जिस वस्तु का व्यापार करती थी वे थे रेशमी कपड़ा, डी यानी कि रेशमी कपड़ा। कौन सा एक अनुलोम विवाह का दर्शन है? तो अनुलोम विवाह यानी ब्राह्मण का निचली जाति में यानी कि क्षत्रिय जाति में विवाह, ब्राह्मण लड़के का क्षत्रिय लड़की से विवाह, ए। इसके बाद है निम्नलिखित में कौन सा मनुस्मृति पर लिखी गई अपनी टीका के लिए प्रसिद्ध है? तो मेघातिथि ने मनुस्मृति पर अपनी टीका लिखी है, बी यानी कि मेघातिथि। दक्कन में हर्ष के समलिंग स्थान को पुलकेशन द्वितीय ने रोका है, डी यानी कि पुलकेशन द्वितीय। इसका अंतर्गत आ गए कहूम अभिलेख में उतली ग्राम के प्रधान की सबसे छोटी इकाई ककुम थी, डी यानी कि ककुम, डी यानी कि ककुम। इसके बाद नेक्स्ट है हमारा स्कंदगुप्त ने निम्नलिखित किस जनजाति को पराजित करने का श्रेय दिया जाता है? होड़ों को पराजित करने का श्रेय दिया जाता है और यह भीतरी स्तंभ लेख से मिलता है। स्कंदगुप्त जूनागढ़ सबसे महत्वपूर्ण पहला स्तंभ है, इसमें होड़ों के परास्त किया गया था जूनागढ़ अभिलेख से, और भीतरी स्तंभ में पुष्यमित्र एवं होड़ों के साथ स्कंदगुप्त के युद्ध का वर्णन है। स्कंदगुप्त की होड़ विजय का उल्लेख किस सूत्र से प्राप्त नहीं होता है? तो इसमें देखिए भीतरी से प्राप्त होता है, आर्य मंजुल मूल काव्य से नहीं प्राप्त होता है, कथा सरित सागर से प्राप्त होता है और चंद्रप्रभा परिपृच्छ से प्राप्त होता है, तो बी यानी कि आर्य मंजूश्री कल्प से नहीं प्राप्त होता है। महमूद गजनी द्वारा गुजरात के सोमनाथ मंदिर को नष्ट किए जाने के उपरांत किस शासक ने पुनरुद्धार किया? तो कुमारपाल ने इसका पुनरुद्धार कराया, डी। इसके बाद है स्कंदगुप्त शासनकाल में सौराष्ट्र का प्रांतपति कौन था? तो पर्णदत्त था, बी यानी कि पर्णदत्त। कौन सा मंदिर ईंटों से है? तो सीरपुर का लक्ष्मण मंदिर जो है वह ईंटों से बना हुआ है, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछता है। इसके बाद है कि सारनाथ प्राप्त कुमारगुप्त के अभिलेख की वर्ष 154 है, कौन सा इसके समान है? तो 154 तिथि वर्ष, तो उसके समान है 473, डी। 154 प्लस 319 यानी 473 होगा। सूर्य मंदिर के प्रमाण का उल्लेख है, तो मंदसौर अभिलेख में सूर्य मंदिर के प्रमाण का उल्लेख है, बी यानी कि कुमारगुप्त प्रथम के मंदसौर अभिलेख याद होता है कि रेशम उद्योग के कारण बुनकों की श्रेणी पलायन सूर्य मंदिर के निर्मित करने का उल्लेख प्राप्त होता है। कवि बाण किस स्थान करने वाला था? तो शाहाबाद का रहने वाला था कवि बाण, इसने हर्षचरित की रचना की है, ग्रंथ हर्षचरित प्राप्त होती है। उसके बाद है सम्राट कुमारगुप्त की प्रथम की माता कौन थी? तो कुबेर नागा, बी यानी कि ध्रुव देवी। अच्छा, माता का नाम पूछा है। कौन प्रथम गुप्त शासक जिसने स्वर्ण सिक्के जारी किए हैं? तो इसमें देखिए स्वर्ण सिक्के जारी करने वाला प्रथम चंद्रगुप्त प्रथम नहीं, चंद्रगुप्त प्रथम तो चांदी की सिक्के, समुद्रगुप्त। इसमें देखिए यहाँ पे चंद्रगुप्त प्रथम होगा, इसमें इन लोगों ने इतने सिक्के जारी कराए कि बहुत कंफ्यूजन है, तो यानी कि चंद्रगुप्त प्रथम ने पहले स्वर्ण सिक्के भी जारी कराए हैं और उधर हमने पढ़ा कि चांदी के सिक्के भी इन्होंने ही जारी कराए हैं। यहाँ पे देखिए लिखा है कि गुप्त शासकों में सर्वप्रथम किसने रजत मुद्रा जारी की? तो चंद्रगुप्त द्वितीय ने जारी की रजत मुद्राएं, चंद्रगुप्त द्वितीय ने रजत मुद्राएं जारी की हैं, चंद्रगुप्त प्रथम ने स्वर्ण, तो ठीक है सोना चांदी, तो चंद्रगुप्त प्रथम ने स्वर्ण सिक्के किए हैं, चंद्रगुप्त द्वितीय ने रजत। इसके बाद कौन सा सही नहीं है? तो इसमें है स्कंदगुप्त की मृत्यु के पश्चात गुप्त साम्राज्य का अंत हो गया, नहीं, ए सही नहीं है। तो यही स्कंदगुप्त की मृत्यु के पश्चात स्कंदगुप्त गुप्त वंश का अंतिम शासक था, इसकी मृत्यु पर गुप्त वंश के निर्णय किया था, स्थानीय शासक स्वतंत्र होने लगे। हर्ष ने किस विद्यालय को संरक्षण प्रदान किया है? नालंदा विश्वविद्यालय को, और उस समय कुलपति शीलभद्र थे। इसके बाद निम्न में सोने के सिक्के वजन में सबसे अधिक भारी थे, किसके सोने के सिक्के सबसे भारी थे? स्कंदगुप्त के सिक्के सबसे भारी थे। गुप्तोत्तर काल में सामान्य ब्याज की दर थी 24%। हूण आक्रमण, हूण किस हेतु इकाई थी? मुद्रा इकाई थी। हर्षोत्तर काल में पूर्वी भारत का बंदरगाह कौन था? तो ताम्रलिप्ति, बी। गुप्तोत्तर काल में ताम्रलिप्ति एक बंदरगाह था। उसके बाद है पहली बार व्याख्या की कि पृथ्वी अपनी दूरी पर घूमने के कारण दिन और सूर्यास्त होते हैं, तो ये थे आर्यभट्ट।
नीचे दो व्यक्ति दिए गए हैं, ए समुद्रगुप्त कुमारगुप्त दोनों असमय प्रकार के सिक्के चलाए थे। दोनों ने ही अपने अभिलेखों पर असमय यज्ञ के संपादन का उल्लेख नहीं किया था। तो ए और आर दोनों सही हैं, किंतु ए आर की सही व्याख्या नहीं है। खुजराहो का मंदिर कौन सा संधार शैली के हैं? तो कौन से संधार शैली के खुजराहो के मंदिर? तो लक्ष्मण मंदिर जो है वो संधार शैली के, यानी 1, 2, 1, 3 और 4 होना चाहिए इसमें। अच्छा, इसमें 2 और कह दिया है बी, यानी कि 2 और 3, यानी लक्ष्मण मंदिर और पार्श्वनाथ मंदिर संधार शैली के हैं। इसको मिलाना है। अष्टांग हृदय देखिए आयुर्वेद से संबंधित यानी चिकित्सा से संबंधित है। अच्छा, पूछा है कौन सा सुमेलित नहीं है? तो लीलावती ये गणित का है, यहाँ नाटक लिखा हुआ है, तो सी नहीं है सुमेलित। इसके बाद फिर यहाँ मिलाना है भांडारा धृत, यानी कि जैसे भंडार कक्ष, यानी कि हो गया ये कोष। उसके बाद है महा छपटलिक यानी राजस्व, शौल्किक यानी कि अभिलेखागार, दशापराधिक यानी कि न्याय। तो बी का देखिए दूसरा है क्या? सी यानी कि बी का दूसरा, हाँ तो सही है। यहाँ पे मिलाया हुआ भंडार माने कोष, दशापराधिक माने न्याय, महाजन माने अभिलेखागार, शौल्किक माने राजस्व। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित खगोल विदों को सही कालक्रम में रखना है। तो इसमें देखिए लगद आर्यभट्ट, लगद पहले आए फिर आर्यभट्ट, इसके बाद ऑप्शन देखते हैं। तो पहले तीसरा आ गया इसमें, बाकी में नहीं, यानी तीसरा सी यही सही है। इसके बाद निम्न में कौन मुद्दा संबंधित है? तो द्रम जो है वो मुद्दा संबंधित है। 16 पड़ों को एक द्रम कहा जाता था। गुप्त काल में पड़ जो थी वो इकाई थी मुद्रा की। अब लेखकों को कालक्रम में लगाना है इसमें। तो देखिए इसमें हरिश्चंद्र तो समुद्रगुप्त के समय था, उसके बाद वीरसेन, फिर कुमारगुप्त वत्सभट्टी, फिर रविकीर्ति यानी एहोल अभिलेख पुलकेशन द्वितीय के समय। तो इसमें पहले आएगा हरिश्चंद्र, फिर वीरसेन, फिर वत्सभट्टी, फिर रविकीर्ति। हरिसेन, वीरसेन, वत्सभट्टी, रविकीर्ति। इसके बाद इसमें किन नरेशों ने वाजपेयी यज्ञ का संपादन किया? तो प्रवरसेन प्रथम और शांतमूल प्रथम, इन दोनों ने वाजपेयी यज्ञ का संपादन किया है। प्रवरसेन प्रथम ने 4 अश्वमेध यज्ञ किए थे। तो इसमें 1 और 3 होगा, 1 और 3 यानी कि सी। इसके बाद नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, हुडो ने केवल निम्न सिक्के चालू किए थे। हुडो ने रजत और ताम्र के सिक्के चलाए, 2 और 3 यानी कि सी। इसके बाद है खगोल विद्या के अनुसार कालक्रम में करना है अब इनको। तो इसमें देखिए लगत तो नहीं है, तो आर्यभट्ट द्वितीय है, तो आर्यभट्ट रहते तो पहले आते, यानी कि इसमें ब्रह्मगुप्त पहले आएंगे। ब्रह्मगुप्त के बाद आर्यभट्ट, फिर भास्कराचार्य, फिर भट्टोपल। तो देखिए इसमें ब्रह्मगुप्त, फिर आर्यभट्ट, फिर भट्टोपल, फिर भास्कराचार्य। नेक्स्ट हमारा हुडो के साथ आने वाली मध्य एशिया की अन्य प्रजाति कौन सी थी? तो गुर्जर थी, बी यानी कि गुर्जर। गलत कथन चुनना है। कुमारगुप्त के काल में हुड़ आक्रमण हुआ, नहीं स्कंदगुप्त के काल में हुड़ आक्रमण हुआ होगा। डी मिहिरकुल श्रीलंका जीतने में सफल रहा। अच्छा, इसमें ये गलत है कथन, कुमारगुप्त के समय भी हुआ होगा हुड़ आक्रमण। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, ये क्वेश्चन गलत हो गया हमारा। मालवा के हुड़ सत्ता को किसने उखाड़ फेंका था? तो मालवा से यशोधर्मन ने उखाड़ फेंका था और मिहिर कुल को अपने चरणों की वंदना करवाई थी। तो इसमें यशोधर्मन होगा। फिर गंगा घाटी से मिहिर कुल को किसने अवदस किया? तो नरसिंह गुप्त बालादित्य ने किया था और अपनी माता जी के कहने पे मिहिर कुल को छोड़ दिया था। नरसिंह गुप्त बालादित्य ने किया था और अपनी माता के कहने पर उसे छोड़ दिया था। हुडो ने भारत पर किसके समय आक्रमण किया? तो गुप्त कुमारगुप्त के समय में किया था। अभी हमने यहाँ पढ़ा कुमारगुप्त काल में हुड़ आक्रमण हुआ, तो गुप्त काल होगा ये। इसके बाद है निम्न ताशकों में किसे मिहिरकुल द्वारा अपने चरणों की वंदना? तो यशोधर्मा को मिला, यशोधर्मा को मिहिरकुल द्वारा अपने चरणों की वंदना कराने का श्रेय मिला। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब आ गए हम गुप्त साम्राज्य का पतन और समाज की संस्कृति। इनमें से कौन सती प्रथा के तीव्र आलोचक? बाणभट्ट जो है, बाणभट्ट और मेघातीत, बाणभट्ट सती प्रथा के तीव्र आलोचक थे, डी। इसके बाद नेक्स्ट हमारा, अब इनको फिर करना है। तो देखिए पहले हरिश्चंद्र आएंगे, फिर वत्सभट्टी आएंगे, फिर रवि शांति, फिर रविकीर्ति। हरिश्चंद्र समुद्रगुप्त के समय थे, वत्सभट्टी कुमारगुप्त के प्रथम, उसके बाद रवि शांति, फिर रविकीर्ति एहोल अभिलेख यानी पुलकेशन द्वितीय के समय में। तो ए डी सी बी किस में है? देखिए ए डी सी बी यानी ए वाला सही है, यहाँ बताया हुआ है। रवि शांति के बारे में कुछ नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। गुप्त युगीन मूर्ति शिव में राजा बलि द्वारा यश के संपादन का विवरण कहाँ मिलता है? तो पवाया में मिलता है, सी यानी कि पवाया में मिलता है। निम्नलिखित सिक्कों को कालक्रम में लगाना है। अब ये तो कठिन क्वेश्चन है।
तब भी हम देखते हैं कि लगाते हैं कि नहीं। ध्वजधारी, फिर धनुर्धारी, फिर सिंहासन प्रकार के सिक्के, फिर पहले तो धनुर्धारी चलाते होंगे, फिर ध्वजधारी चलाते होंगे, यानी 2 पहले अगर है तो 2 यानी डी, तो ए यानी कि चौथा, यानी ध्वजधारी पहले चलाए हैं। तो धनुर्धारी और ध्वजधारी में कंफ्यूजन था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भारत में सबसे पहले हाथ सिक्के किस धातु के बने हैं? तो चांदी के बने हैं हाथ सिक्के, डी। क्या महाबलीपुरम के शिला मंदिर किस राजवंश से संबंधित है? तो पल्लव राजवंश नरसिंहवर्धन ने करवाया था। यह मंदिर तमिलनाडु में हिंदू मंदिर है। महाबलीपुरम पल्लव काल में बंदरगाह था। इसके बाद इसका हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। किस स्थान से हाथ सिक्के प्राप्त नहीं हुए? तिलवाड़ा से हाथ सिक्के नहीं प्राप्त हुए। इसमें मिलाना है। दशा मंदिर देवगढ़ उत्तर प्रदेश, लक्ष्मण मंदिर सिरपुर, शिव मंदिर भूमरा होना चाहिए। अच्छा नीचे देख लेते हैं ऑप्शन में हम, डी। तो इसमें देखिए डी तक ऑप्शन दिया हुआ है। दशा मंदिर का होगा देवगढ़, यानी ए का 5वां किसमें मिला है? तो बी में मिला है, यानी बी सही है, बी सही है। अच्छा शिव मंदिर भूमरा में है, लक्ष्मण मंदिर तो बताया, पार्वती मंदिर नंदा कुठार। इसके बाद है किसने गुप्त युग को स्वर्ण युग की संज्ञा दी? तो यहाँ पे होना चाहिए के एम मुंशी ने दी है, सी यानी कि के एम मुंशी ने दी है। इसके बाद है कि भारतीय इतिहास के पूर्व मध्यकाल में राजा द्वारा भूदान एक समान बात थी। इनमें कौन सा कथन भूदानों के प्रभाव को ठीक से व्यक्त नहीं करता? भूदानों के परिणाम स्वरूप किसी का विस्तार हुआ, ग्रामीण क्षेत्रों में ब्राह्मण एक वर्ग का प्रभाव बहुत बढ़ गया, भूदानों का जातियों का विस्तार हुआ, तमिलनाडु में ब्रह्मदेव अग्रवाल। इसमें देखिए कंफ्यूजन है, बी वाला क्वेश्चन जो है ग्रामीणों के ब्राह्मणों का प्रभाव बहुत बढ़ गया, तो ये क्वेश्चन जो है यह सही नहीं करता है। अच्छा चीनी यात्री सुंगमुंग ने गांधार की यात्रा की, तो ये भी मैंने नहीं पढ़ा है। ये 520 ईस्वी में की है, लेकिन इसमें ए लगाया हुआ है 515 से 522। अब नीचे अजंता के प्राचीनतम चित्रों का काल द्वितीय एवं प्रथम शताब्दी में माना जाता है। काल का मतलब हुआ 1 और 2, सबसे बाद के गुप्तोत्तर काल के नहीं। 9, 16, 17 और 19 थे। नहीं 1 और 2 के बारे में बोला है, यानी कि ये कथन सत्य है कि प्राचीनतम गुफाओं का काल द्वितीय प्रथम शताब्दी की ईसा पूर्व माना जाता है, और गुफा संख्या 1 और 2 जो है वो बाद के हैं। बी यानी कि ए और आर दोनों सही है और सही व्याख्या करता है। यहाँ देखिए लिखा है कि 16-17 गुप्तकालीन है, गुप्तोत्तर काल का पूछा है तो वो सही है। बल्लवी समाज का संप्रदाय है गुप्त समाज से। सती प्रथा का आत्महत्या कर स्वीकार किया, मेघातिथि ने स्वीकार किया है। इसके बाद है मेघातिथि ने आत्महत्या कर स्वीकार किया है, और बाणभट्ट ने मूर्खों की प्रथा करके बोला है। इसके बाद है शूद्रक लिखा है, शूद्रक ने लिखा क्या था? तो मिचकटिकम के रचयिता शूद्रक हैं। इसके बाद है नेक्स्ट हमारा निम्नलिखित विधवाओं को संपत्ति के अधिकारों की किसने उदार व्याख्या की है? तो याज्ञवल्क्य जी ने की है। उसके बाद नेक्स्ट हमारा ध्रुवाधिकरण क्या अभिप्राय है? ध्यान में राजा के अंश का संग्रह करने वाला अधिकारी ध्रुवाधिकरण कहलाता था। इसके बाद नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है गुप्त तथा गुप्तरा विलय में नल शब्द क्या है? नल शब्द मतलब भूमि की माप होती है। इसके बाद है गुप्त काल के किस लेख में भूमि संबंधी बिक्री का विवरण दिया गया है? तो यह है दामोदर पत्र अभिलेख में दिया गया है। इसके बाद मिलाना है वार्ता, तो वार्ता जो है वह गौतम ऋषि जो है उनके उसमें कहा गया है, लेख में कहा गया है। इसके बाद है सामंत शब्द का प्रयोग अधीनस्थ शासक किसने किया है? सामंत शब्द का प्रयोग अधीनस्थ शासक के अर्थ में, तो अश्वघोष ने किया है। बी यानी कि अश्वघोष ने किया है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है उद्रम कर देखिए किसान चुकाते थे, और वहां पे एक और आया था शुरू में कि कौन सा कर था, तो वो भी किसान चुकाते थे। इसके बाद है कि न्यूटन के सिद्धांत सबसे पहले गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत घोषित किया था, तो ब्रह्मगुप्त ने किया था, वो भीनमाल के रहने वाले थे, उज्जैन के। परमार्थ भी उज्जैन के रहने वाले थे। इसके बाद वीरशैव संप्रदाय के संस्थापक के रूप में बसव हैं। वीरशैव या लिंगायत के लिए ए यानी कि बसव। नेक्स्ट चलते हैं नर्मदा के आर्यवर्त दक्षिणावर्त बनने वाली रेखा माना है, राजशेखर ने माना है। राजशेखर की रचयिता एक है काव्य मानसा। इसके बाद सती प्रथा के विषय में अपनी आलोचना के लिए प्रख्यात है, तो बाढ़ और मेघातिथि दोनों जो हैं अपनी आलोचना के लिए विख्यात हैं। इसके बाद है गुप्त सोने के सिक्के प्रमुख दिनार शब्द लैटिन भाषा से लिया गया है, डी यानी कि लैटिन भाषा, लैटिन। इसके बाद है मंदिरों में ईंटों से निर्मित लक्ष्मण मंदिर है, कहाँ गया? सिरपुर का लक्ष्मण मंदिर जो है वो ईंटों से निर्मित है, सी। इसके बाद है महासामंत शब्द का
सर्वप्रथम उल्लेख मिलता है वैनड्यूप के गुणेधर अभिलेख से मिलता है, महासामंत शब्द का प्रयोग, ए यानी कि वैन्यगुप्त। इसके बाद है मिलाना है, तो देखिए मुद्रा अक्षस, अच्छा सुमेलित नहीं है, तो मृच्छकटिकम शूद्रक है, मुद्रा अक्षक विशाखदत्त है, नागानंद हर्ष और रत्नावली ये भी हर्ष है, तो यहाँ राजशेखर लिखा है, राजशेखर का है काव्य मीमांसा, डी यानी कि यह सुमेलित नहीं था। इसके बाद है मिताक्षर अनुसार पिता अपने बंटवारा काल में अपने पुत्रों की मत संपत्ति का बंटवारा कर सकता था, और मिताक्षरा में पैतृक संपत्ति में पुत्र का जन्म से स्वीकार नहीं किया गया था। नहीं, मिताक्षरा में पैतृक संपत्ति में पुत्र जन्म लेते ही पैतृक संपत्ति में उसका पैतृक संपत्ति में हिस्सा हो जाता था, तो ये कथन गलत है, यानी ए सही है खाली, तो इसमें ए सही है, आर गलत है, सी वाला। नेक्स्ट हमारा पूना ताम्रपत लेख का संबंधित है, तो पूना ताम्रपत प्रभावती गुप्ता से संबंधित है, जो प्राकाटक वंश की राजकुमारी थी। रूपक सिक्के प्रचलन में थे, तो रूपक जो थे गुप्तों के शासनकाल से थे। अजंता की गुफाएं स्थित है महाराष्ट्र में। गुप्त राजाओं का सामंत नहीं था, सेंद्रक गुप्त राजाओं का सामंत नहीं था। स्मृतिकार ने स्त्री को उसका दायाधिकार देने का उल्लेख किया है, तो गौतम ने किया है, डी यानी कि गौतम ने। अब इसमें देखिए मिलाना है, तो इसमें श्याम चंपा अनाम ठीक है, सुमात्रा श्रीविजय ठीक है, श्याम का थाईलैंड होना चाहिए, यहाँ श्री क्षेत्र लिखा है, कंबोडिया का यशोधरपुर है, तो देखिए यहाँ पे श्याम का थाईलैंड है। उसके बाद विक्रमशिला के किस विकास में किस शासक ने महत्वपूर्ण योगदान दिया, तो इसमें यहाँ पे देवपाल ने दिया, यहाँ पे सी यानी कि देवपाल। इसके बाद है दाय भाग का लेखक कौन था, जीतमुत वाहन जो है वो दाय भाग का लेखक है। इसके बाद है किस कालक्रम में व्यवस्थित करना है, तो देखिए यहाँ पे आ गया चरक संहिता, रामायण, मनुस्मृति, कुमार संभव, तो यहाँ पे पहले मनुस्मृति फिर रामायण फिर चरक संहिता फिर कुमार संभव, यानी CBAD यानी ए वाला सही है। मिताक्षर के अनुसार ये देखिए मैंने यहाँ पे अभी बताया कि मिताक्षर ने पुत्र का जन्म के साथ यहाँ स्वीकार नहीं किया, जबकि कथन गलत था, जन्म के साथ ही मिताक्षरा में पैतृक संपत्ति में पुत्र का हो जाता है, तो यहाँ पे देखिए पैतृक संपत्ति में अधिकार होता है उसके जन्म लेते ही, पहला ही कथन जो है वही सही है, ए। नेक्स्ट हमारा निम्नलिखित में कौन सा मनुष्य स्थिति मिश्रित जातियों को दिए विभिन्न राज्यों के संबंध सही नहीं है, तो यहाँ पे ये लिखा हुआ है कि अनुलोम विवाह को प्रतिलोम विवाह की अपेक्षा कहीं अधिक पवित्र, कानून का उल्लंघन करने वाला माना जाता था, तो ये कथन सही होना चाहिए। अच्छा, अनुलोम विवाह को कानून का उल्लंघन, ये गलत कथन है, क्योंकि अनुलोम विवाह प्रतिलोम विवाह होता है कि जो मतलब कि कन्या ऊंची जाति की हो और जो वर हो वह नीची जाति का हो, तो ये प्रतिलोम विवाह होता है, तो वो ज़्यादा उल्लंघन करने वाला है, तो यहाँ डी वाला देखिए, डी। इसके बाद है प्राचीन भारत का पहला ज्योतिष शास्त्र ज्ञाता था, तो इसमें देखिए आर्यभट्ट होगा, बी। इसके बाद पंचतत्व लिखा था, तो विष्णु शर्मा ने पंचतत्व लिखा था, विशाखदत्त ने मुद्रा अक्षस और देवी चंद गुप्तम की रचना की है, शूद्रक ने मृच्छकटिकम, जयदेव का अगर कहीं आएगा तो देखते हैं, इसमें दिया है जयदेव का, गीत गोविंद जयदेव का है। इसके बाद है कि भारतीय गणितज्ञ ने दशमलव की स्थान की खोज की, तो आर्यभट्ट ने, डी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है उत्तराधिकार विधवा को पुत्र के बाद स्थान दिया है, तो इसमें याज्ञवल्क्य ने दिया होगा विधवाओं को पुत्र के बाद का स्थान, ए। हर्ष के शासनकाल में नालंदा विश्वविद्यालय अध्यक्ष कौन था, शीलभद्र था, शीलभद्र। इसके बाद है कि मध्य एशिया में दक्षिण भाग में कौन सा चतुर्थ भारत का भूख केंद्र था, तो इसमें देखिए यारकंद होना चाहिए, खोतान है, ये क्वेश्चन हमारा गलत हो गया। दक्षिण पूर्व में हिंदू राज कौन था, श्री विजय था। भास्कराचार्य की पुतनी का नाम था लीलावती। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, किन स्थानों में माना जाता है कि हर्ष ने 2 महान धार्मिक सम्मेलन किए थे, तो कन्नौज और प्रयाग में हर्ष ने 2 धार्मिक सम्मेलन किए थे। शैव धर्म में शिव और शक्ति के सम्मेलन का सम्मेलन किस युग में हुआ, तो गुप्त युग में हुआ। इसके बाद मुद्रा अक्षर विशाखदत्त ने लिखी है, देवीचंद गुप्तम भी विशाखदत्त ने लिखी है। हर्ष को सकलोरत्ता पद कहा गया है, चालुक्य अभिलेखों में यानी कि ऐहोल अभिलेख में सकलोरत्ता पद कहा गया है। विद्वान जो हर्षवर्धन का दरबार में नहीं था, तो बाण भट्ट तो था, उसने हर्षचेत की रचना की, मयूर भट्ट भी था, मातंग दिवाकर भी था, मयूर शर्मन नहीं था, डी। इसके बाद आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, 4 अश्वमेध प्रवर्तन प्रथम ने किया था, मैंने वहाँ बताया था, इसके साथ प्रवर्तन प्रथम ने ही 4 अश्वमेध यज्ञ किए थे, और वाकाटक वंश का वही था। गुप्त काल में लोकरका, सूर्य लोकरका कहते हैं, सूर्य। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पर, ये प्राचीन भारत में विज्ञापन सर्वप्रथम उदाहरण कौन सा था, मंदसौर अभिलेख जो था विज्ञापन का सर्वप्रथम उदाहरण था। विष्णु की बराह मार्ग की मूर्ति मिलती है उदयगिरी गुफा से मिलती है।
दो कथन दिए गए हैं। गुप्त काल को सांस्कृतिक विकास क्षेत्र में क्लासिकल युग कहा जाता है, तो सही है। गुप्त काल कलात्मक प्रशंसा का तो जाता है कि ऐसा दोनों कथन सही है और सही व्याख्या है। ए यानी कि दोनों कथन सही है। कौन सा लक्ष्य सुमिलित नहीं है, अब इसमें मिलाना है। देखिए मंटराज यहाँ पे पालक दिया हुआ है, पालक का होगा उग्रसेन। नीलराज का अवमुक्त सही है, दमन का एरंडपल सही है, हस्तिवर्णन का वेंगी सही है। पालक का यहाँ पे उग्रसेन होना चाहिए। सी यानी कि यही गलत है। यहाँ पूछा था कि कौन सा गलत है। इसके बाद गुप्त काल में सारथवा कहा जाता था, व्यापारी कर्मा का प्रमुख है, उसको सारथवा कहा जाता था। इसके बाद है ब्राह्मी अभिलेख में जैन प्रतिमाएं कहाँ से प्राप्त हुई हैं, तो जैन अभिलेख जो है वो उदयगिरी से प्राप्त हुई हैं। उदयगिरी नहीं, दुर्जनपुर से प्राप्त हुई हैं ब्राह्मी अभिलेख में। ये मेरा क्वेश्चन गलत हो गया। गुप्त काल में युद्ध शांति का मंत्री जो है शांति विग्राहिक माना जाता था। सी यानी कि शांति विग्राहिक। अब फिर मिलाना है। देखिए यहाँ पे अच्छा इसको मिलाना है, तो उग्रसेन का हो जाएगा पालक, विष्णुगुप्त हो जाएगा कांची, नीलराज हो जाएगा अवमुक्त, धनंजय हो जाएगा कुस्थलपुर। धनंजय हो जाएगा कुस्थलपुर, नीलराज अवमुक्त, उग्रसेन पालक, विष्णुगुप्त कांची। समुद्रगुप्त के किन लोगों से परम भागवत कहा गया है, तो उसको गया ताम्रपत्र और नालंदा ताम्रपत्र में परम भागवत कहा गया है। बी यानी कि 1 और 2। नेक्स्ट हमारा आ गया चोल काल, तो इसको हम लोग करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी।